हेलो फ्रेंड्स, कॉन्टेस्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं नदियों को लेकर के आया हूँ क्योंकि भारत की नदियों के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यूपीएससी के एग्ज़ाम ले लो या फिर कोई शिक्षा विभाग से ले लो, हर एक एग्ज़ाम में नदियों से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। क्योंकि नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं तथा हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती हैं। तो हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं नदियों के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे भारत में दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। नंबर एक हिमालयी नदी, दूसरी प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयी नदी, हमारे हिमालय क्षेत्र में जो भी नदियाँ होती हैं वो नदियाँ हिमालयी नदियाँ कही जाती हैं तथा दक्षिण में जो भी नदियाँ होती हैं वो नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कही जाती हैं। बात कर लेते हैं हिमालय नदियों के बारे में। हिमालय नदियों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, वो प्रमुख नदियां हमारी हैं, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदियां, ये तीनों नदियां ये प्रमुख नदियां हैं हिमालय प्रदेश की। तो बात करते हैं हम सबसे पहले हिमालयी नदियों के बारे में। तो हिमालयी नदियों में सबसे पहले हमारी नदी आती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी के बारे में बात करने से पहले सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी को लेकर के एक संधि हुई थी। वह संधि 19 सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, उस समय अयूब खान थे राष्ट्रपति, तथा नेहरू जी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने सिंधु नदी के बारे में समझौता किया। तो उस समझौता की प्रमुख बातें समझते हैं। वहाँ सिंधु समझौता के नाम से जाना जाता है, सिंधु समझौता। तो सिंधु समझौता की प्रमुख बातों के बारे में जान लेते हैं। अयूब खान तथा जवाहरलाल नेहरू ने कराची में समझौते पर साइन किए थे तथा सिंधु समझौता की जो प्रमुख बातें हैं वो बातें ये थी कि सिंधु, झेलम तथा चिनाब नदी का जो 80% पानी है वह पाकिस्तान लेगा तथा 20% इंडिया लेगा। तथा रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों का पानी 80% भारत लेगा तथा 20% पानी पाकिस्तान लेगा। यह समझौता हुआ था। तो हम सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी हमारी मानसरोवर झील के पास से एक ग्लेशियर है, वहाँ से यह सिंधु नदी प्रवाहित होती है जम्मू तथा कश्मीर राज्य से होते हुए कराची के पूर्व से पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो सिंधु नदी हमारे भारत में 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1114 किलोमीटर हमारे भारत में, तथा इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है।
यह मानसरोवर झील के पास, तिब्बत के पास में है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील के समीप से सिंधु नदी बहती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदियां हमारी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इन नदियों की बात करें तो झेलम, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहले झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, उसके बाद सतलज। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक क्रम में पूछी जाती हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहली नदी कौन सी बहती है तो झेलम। तो बात करें झेलम की, अगर लंबाई की बात की जाए तो झेलम की लंबाई 725 किलोमीटर है भारत में, तथा यह जो है हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए और चेनाब नदी में मिल जाती है, तथा चेनाब नदी भी यहाँ हिमाचल से ही निकलती है और बहते हुए यहाँ सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो यह 960 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है, तथा रावी व्यास की बात की जाए तो रावी भी जो है, ये नदियाँ, ये जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश तथा कश्मीर से ही निकलती हैं। तो सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हमारी यह सतलज नदी है। इस पर जो है एक भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध। यह बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। तो हम नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। हमारी नेक्स्ट नदी है गंगा, जो कि हमारे हिमालय प्रदेश की सबसे लंबी नदी है भारत की। तो यह जो है गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, तथा यह गंगोत्री गढ़वाल हिमालय के पास में स्थित है उत्तराखंड में। तो वहाँ से बहते हुए यह उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पटना से होते हुए बांग्लादेश होते हुए, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये नदियाँ गंगा की सहायक नदियों में आती हैं। तो एक नदी निकलती है यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से बहते हुए दिल्ली, आगरा, कानपुर होते हुए प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो यमुना की सहायक नदी है जैसे कि बेतवा, जो कि भोपाल से निकलती है और यमुना में मिल जाती है, कानपुर के पास यमुना में मिल जाती है। जहाँ यमुना प्रयाग में मिलती है, गंगा से प्रयाग में मिलते हैं, इलाहाबाद के पास में, था गंगा और यमुना का यह संगम कहलाता है इलाहाबाद। जो यह नदी गोमती नदी जो निकलती है, यह लखनऊ से होते हुए काशी में गंगा से मिल जाती है, तथा जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी नेपाल से निकलती है और पटना में गंगा से मिलती है, तथा जो गंडक नदी है, इसकी गंगा की सहायक नदी, वह भी नेपाल से निकलती है तथा पटना में गंगा से मिल जाती है। बात करें कोसी नदी के बारे में, जो कि गंगा की सहायक नदी है। यह कोसी नदी नेपाल के काठमांडू से निकलती है तथा यह गंगा में मिलती है आके। गंगा जब पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में मिलती है, बांग्लादेश से गुजरती है, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। बात करें हम यमुना की लंबाई के बारे में, तो यमुना की लंबाई हमारी 1310 किलोमीटर है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना की 1310 किलोमीटर की लंबाई, तथा गंगा की बात करी जाए तो गंगा की लंबाई 3180 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है, तो यह भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में जानी जाती है। नेक्स्ट हमारी नदी है
एक नदी हमारी मानसरोवर के पास से एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है तिब्बत होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में इसको सांपो कहा जाता है। यह तिब्बत होते हुए और उत्तरांचल से इंडिया में प्रवेश करती है। तो जैसे ही उत्तरांचल में प्रवेश करती है तो उत्तरांचल में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तरांचल होते हुए जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब भूटान से एक नदी निकलती है जो कि तीस्ता नदी है। वह जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो मिलने के बाद यह नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। जब यह तीस्ता नदी जो कि भूटान से निकलती है इस ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो जब ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलती है तो इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी जब गंगा से मिलती है तो जब यह एक संगम बनता है, यहाँ पर यह एक संगम होता है, तो इस संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है तथा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जब इन दोनों का संगम होता है, ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो इसको मेघना कहा जाता है। यह एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ आपस में मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उससे पहले बीच में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं जो सुंदरबन डेल्टा के बारे में जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा वह की जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जब बराबर एक जगह पर कई बराबर गिरती रहती है तो वहाँ पर मिट्टी एकत्रित हो जाने से यह डेल्टा बना हुआ है। बात करें नेक्स्ट नदी के बारे में तो एक नदी है जो कि हमारे अमरकंटक से, मैकाल पर्वत के पास से अमरकंटक मध्य प्रदेश से जो कि है वहाँ से निकलती है सोन नदी, जो कि पटना में मिल जाती है बिहार में। इसी नदी को बिहार में इसको शोक नदी के नाम से जाना जाता है। सोन नदी को बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है बिहार। तथा यहीं पर से इसी ग्लेशियर से एक नदी और निकलती है जो कि प्रायद्वीपीय नदी है। उस नदी को यह प्रायद्वीपीय नदी की नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है जो कि यह उल्टी दिशा में बहती है। यहाँ सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं तथा ये एक नर्मदा नदी या जो है यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह सबसे प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी है तथा यह महाराष्ट्र के पास से अरब सागर में विलीन हो जाती है। यहीं से एक और नदी निकलती है जो कि महानदी के नाम से जानी जाती है। वह उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी पर, महानदी पर एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा में। एक और मध्य प्रदेश में बैतूल जिला में एक और यहाँ से एक नदी निकली हुई है जिस नदी को ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। ताप्ती नदी दो पहाड़ियों के बीच से निकली हुई नदी है। जो पहाड़ियाँ बोली जाती सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तथा एक और नदी है हमारी जो कि धार जिले से निकली है, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकली हुई है। यह नदी खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। एक हमारी नदी है या साबरमती नदी। तो साबरमती राजस्थान से होते हुए अहमदाबाद से अरब सागर में गिर जाती है। एक छोटी सी नदी है लूनी नदी जो कि हमारे अरावली पर्वत के पास से गुजरती है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना है वहीं पर से पास से यह जो है नदी कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कच्छ की खाड़ी लूनी नदी।
तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है, तो वह हमारी लूनी नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों में एक नदी हमारी है जो कि महाराष्ट्र से, नासिक से निकलती है और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से जो नदी निकलती है वह गोदावरी नदी है। सॉरी, ये गलत लिख गया था, यह गोदावरी नदी है, गोदावरी, जो कि 1561 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी है तथा नर्मदा नदी पूरे भारत की यह दूसरे नंबर की नदी है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है। तथा यह गंगा के बाद गोदावरी पूरे भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद एक नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तमिलनाडु के पास से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच की विवादित नदी है, विवादित नदी है, क्योंकि इस नदी को कावेरी विवाद के नाम से जाना जाता है, कावेरी विवाद। इसी नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। कावेरी नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो हमने नदियों के बारे में जाना, हमारे हिमालयी नदियों के बारे में, जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख नदियां हैं। और बात करें हमारी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जैसे कि नर्मदा के बारे में मैंने बताया, नर्मदा, गोदावरी। नर्मदा नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास से गुजरती है। वह कौन सी, इसमें क्वेश्चन आता है, वह कौन सी नदी है जो तीनों ओर बहती है? तो वह अमरकंटक से निकलती हुई एक नदी निकली है जो कि बिहार से मिली हुई है, पटना सोन नदी। दूसरी है महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीसरी है यह नर्मदा नदी। तो यह मध्य प्रदेश से तीनों ये नदियाँ गुजरी हुई हैं अमरकंटक से। तो नदियों के बारे में मैंने आज आपको पूरी तरीके से बताया। इतना ही, यहीं पर से क्वेश्चन बनते हैं, ना कि कोई बाहर से लिया जाता है। ये जो भी भारत की नदियां हैं यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इस नदियों को बार बार पढ़िए तथा इनको समझना, क्योंकि मैप के माध्यम से हर एक क्वेश्चन जल्दी से समझ में आता है तथा जो भी है नदियां याद हो जाती हैं। इसलिए मैंने मैप के माध्यम से आपको जो है पूरा मैप के माध्यम से बताया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करें। थैंक यू क्लास।